अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को ये इसकी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर आ रही। ओके, जी सर, आ रही है, क्लियर है सर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, कल हम लोगों ने आपको याद होगा, कल मैंने इम्पेयरमेंट के बारे में बताया था। इम्पेयरमेंट है क्या? कि एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, अगर अब्रप्ट यानी जो सडन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट होती है, फेयर वैल्यू में कमी आती है किसी भी वजह से, हमने वो डिस्कस किए थे फैक्टर्स भी। उसकी वजह से हम कहते हैं हमारा एसेट इम्पेयर हो गया था। और फिर उसके फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से इम्पेयरमेंट हो सकती है, यानी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में मैंने डिस्कस किया था कि एसेट की वैल्यू कम हो सकती है ड्रास्टिक चेंज इन इकोनॉमी की वजह से, लीगल फैक्टर्स की वजह से, अगर मार्केट प्राइस जो है उसकी मार्केट प्राइस एसेट की कम हो जाए, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, उनकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि आपके एसेट के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके बिजनेस के, वो मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है। अगर लैजिम आपके एसेट की वैल्यू इस एग्जांपल में जो सामने नजर आ रही है, मार्केट में 20 रुपए थी, यानी आपके एसेट की बिजनेस की वैल्यू थी 2 लाख रुपया, लेकिन उसकी वैल्यू एकदम से 70 रुपए शेयर की वैल्यू होगी मार्केट प्राइस। इसका मतलब है आपके जो बिजनेस की वैल्यू अब 2 लाख नहीं रही, बल्कि कितनी हो गई? वो 2 लाख से कम होके 1,70,000 की होगी। इसका मतलब है आपके एसेट नीचे आ गए हैं, तो हम कहेंगे हमारा एसेट इम्पेयर होना शुरू हो गए हैं बिजनेस की वैल्यू नीचे आने की वजह से। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स हैं, डिस्काउंट रेट्स हैं, कल हमने इसका प्रैक्टिकली भी करके देखा कि जो डिस्काउंट्स हैं, डिस्काउंट रेट कैश फ्लो, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जितना डिस्काउंट रेट हाई होगा, फ्यूचर कैश फ्लोज उतने कम होंगे। तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज, अगर फ्यूचर में आपका एसेट कम दे रहा है, तो इसका मतलब है आपके एसेट की वैल्यू कम होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हुए, जिन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वो क्या क्या चीज़ें थी। एक तो ये है कि कैश, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको बड़ा केयरफुली डिटरमिन करना चाहिए, डिस्काउंट रेट को भी बहुत केयरफुली डिटरमिन करना चाहिए, ये भी हमने कल डिस्कस की थी बात। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स थे, ये भी मैंने बताया था, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज़ है। पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इम्पेयरमेंट। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये चीज़ें स्लाइड्स में नज़र आ रही हैं आपको। इसी तरह इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, या एसेट हेल्ड फॉर सेल है। जैसे एसेट रिस्ट्रक्चर होता है, तो जो एसेट्स की वैल्यू है, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू है, वो नीचे चली जाती है। एब्सोलेंस है जी, आपके एसेट की वैल्यू नीचे चली गई है और पुराने हो गए हैं आपके एसेट, उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। कोई फिजिकल डैमेज हो गया, यानी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी आपके एसेट की वैल्यू नीचे चली जाती है। पोस्ट मर्जर सिनर्जी जो है, यानी मर्जर के बाद, ये आपका तो खैर कॉन्सेप्ट नहीं है, इंशाल्लाह फर 2 में जाकर पढ़ेंगे कि जब मर्जर होते हैं, कंसोलिडेट होती हैं एसेट्स, तो एसेट्स की वैल्यू के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है, तब भी एसेट की वैल्यू नीचे चली जाती है। अच्छा, वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी आपका एसेट नॉर्मली 1 लाख रुपए तक की आपको प्रोडक्शन देता था, लेकिन उसने प्रोडक्शन कम देना शुरू कर दी। इसका मतलब है या तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है या बहुत कम यूज हुआ है, तो उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये इंटरनल फैक्टर्स थे आपके। राइट जी। हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस किए, इंटरनल फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे। राइट जी। इम्पेयरमेंट क्यों होती है? फिर इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन IS 36 के मुताबिक ये थी, अगर हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू हमारी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया, यानी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इम्पेयरमेंट। तो कैरिंग वैल्यू क्या है? हमारे एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और रिकवरेबल अमाउंट क्या थी? रिकवरेबल अमाउंट मैंने बताया था कि रिकवरेबल अमाउंट ये है कि अगर आप एसेट को आज बेचने जाएं तो वो कितने का बिकेगा?
और उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, दोनों की जो नेट अमाउंट होगी, नेट सेल प्रोसीड्स जो होती है, या तो रिकवरेबल अमाउंट ये होगी, या फिर ये है कि वैल्यू इन यूज होगी। व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज दी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। और मैंने कहा था फ्यूचर कैश फ्लोज नेट होने चाहिए, यानी जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो माइनस जो उन कैश फ्लोज को अर्न करने के लिए उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। ठीक हो गया जी। फिर आगे मैंने ये भी बताया था कि ये वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होती है, वैल्यू इन यूज में क्या क्या चीजें आती हैं, और फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। वैल्यू इन यूज के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो ये कवरेबल अमाउंट के बारे में कैरिंग अमाउंट होती है और कवरेबल अमाउंट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर था कि वैल्यू इन यूज क्या होती है। वैल्यू इन यूज में तीन चीजें होती हैं। एक तो कैश इनफ्लोज होते हैं, अगर कोई कैश आउटफ्लोज होते हैं वो उनमें से माइनस कर दिए जाते हैं, और और जो एसेट जो है जो हम यूज कर रहे हैं अगर वो आखिर पे जाकर बिक भी जाता है, नेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ एसेट लाइफ। ये तीन चीजें वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये एक रिफ्रेशर दे रहा हूं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था। राइटिंग यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज में वो कैलकुलेट करने के लिए आपको कैश इनफ्लोज चाहिए, यानी हमें उस मशीन से कैश मिल कितना रहा है। दूसरा कैश आउटफ्लोज, उस कैश फ्लो को अर्न करने के लिए पैसे एक्सपेंसेस कितने करने पड़ रहे हैं, और आखिर पे अगर वो एसेट खुद भी बिक रहा है तो वो भी साथ लिया जाएगा। इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज हमने कैलकुलेट करना पिछली दफा सीखी थी। राइट जी। इसके बाद अगर इन कैश फ्लोज में जो चीजें आनी चाहिए और जो चीजें नहीं आनी चाहिए वो भी मैंने कल डिस्कस की थी आपके साथ थोड़ी थोड़ी, कि अगर लेट्स नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट इसकी जो स्लाइड है वो देखें। जो कैश इनफ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज लेते हुए हमने सिर्फ वो कैश लेने हैं जो सिर्फ इसी एसेट से हमें मिले। अगर किसी और एसेट से मिल रहे हैं वो भी हम नहीं लेंगे, किसी और सोर्स से हमें मिल रहे हैं वो भी नहीं लेंगे, हम उसमें से लेंगे। अगर हमें कोई लोन ले लिया वो भी नहीं लेंगे, अगर कोई शेयर बेच दिए हैं वो भी नहीं लेंगे। तो ये कैश इनफ्लोज जो हमने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हुए लेने होते हैं, सिर्फ वो वाले लेंगे जो सिर्फ इसी एसेट से रिलेटेड होंगे। ठीक हो गए। इसी तरह जो कैश आउटफ्लोज हैं वो भी सिर्फ वो लिए जाएंगे जो इन कैश फ्लोज को अर्न करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी उन कैश फ्लोज को अर्न करने के लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट हमने लगाई होगी वो, और रिपेयर वगैरह जो मेंटेनेंस इसी एसेट को चलाने के लिए अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस जरूरत है तो वो भी उसमें से माइनस की जाएगी। आमतौर पर ये दो एक्सपेंसेस इसमें से माइनस किए जाते हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह ये मजीद बात क्लियर हो जाएगी। और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स तो वो मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए कैश इनफ्लोज होंगे, उसमें से माइनस किए जाएंगे कैश आउटफ्लोज, और जो उस एसेट को आखिरी साल में अगर वो जितने का बिक सकेगा वो भी उसकी भी कैश फ्लोज लिए जाएंगे। ये सिर्फ एक रिफ्रेशर दे रहा हूँ जो कल जो हमने पढ़ा था उसका। हमने कल काफी डिटेल में ये चीजें पढ़ी थी। बस ये क्या कह रहे हो बेटा? हेलो। ओके। अच्छा जी। ये हमने डिस्कस कर लिया जी। इसकी एक एग्जांपल आज पहले छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कल की आपकी थोड़ी सी याद जो है वो रिफ्रेश हो जाए कि ये जो मैंने बातें की हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर चाहिए। देखें, फॉर एग्जांपल वो कहता है 1 जनवरी 2012 को एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपया थी और उसकी लाइफ 10 साल थी। उसके लिए डिप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। कहता है ये मशीन जो हमने 1 जनवरी 2012 को खरीदी थी, ये 31 दिसंबर 2015 को जाकर
इम्पेयर हो गई। दिस मशीन वॉज फाउंड इम्पेयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2015। ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 20,000 एंड द डीकमीशनिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड वॉज 1,000। यानी ये उसने डिस्पोजल प्रोसीड्स बताए आपको कितने, अगर हम इसे बेचने जाएं तो आज ये कितने का बिक सकती है, 20,000 की बिकेगी, वो भी तब अगर उसको 1,000 रुपया उसके ऊपर एक्सपेंस होगा। यानी नेट इसके डिस्पोजल प्रोसीड्स जो वो कितनी है, वो 19,000 होंगे। If the company continue to use machine, the future cash flows expected were 15,000, 12,000, and 10,000 respectively for next 3 years. At the end of year 3, the machine could be sold for 5,000। यानी आखिर पे जाकर ये मशीन खुद भी 5,000 की बिक जाएगी। 15,000 पहले साल में, 12,000 दूसरे साल में, और तीसरे साल में जाकर 10,000 कैश फ्लोज देगी और 5,000 की ये खुद भी बिक जाएगी। यानी तीसरे साल में जो कैश फ्लोज हमें मिलेंगे वो 15,000 के मिलेंगे। और डिस्काउंट रेट कहता है 10% है, और उसकी रिक्वायरमेंट है कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा। नाउ वी नो कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। इम्पेयरमेंट लॉस इज कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इसका मतलब है इम्पेयरमेंट का लॉस कैलकुलेट करने के लिए वी नीड कैरिंग वैल्यू एंड वी नीड रिकवरेबल अमाउंट। नाउ व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? ये एसेट हमारा था 1,00,000 रुपए का 1 जनवरी 2012 को, और 31 दिसंबर 2015 को जाकर ये एसेट इम्पेयर हुआ। इसका मतलब है 12, 13, 14, 15 और 16, तो सॉरी 15। इसका मतलब है 4 साल की डिप्रिसिएशन मुझे चाहिए इसको कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो 1,00,000 का एसेट है, माइनस 4 साल की डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी चाहिए, हो जाएगी 60,000। तो ये देखें, कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट चाहिए ना, इसमें से जो कैरिंग वैल्यू का फैक्टर है वो कितना है, 60,000 का फैक्टर है कैरिंग वैल्यू का। कैरिंग वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। कैरिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट की? 1,00,000 का एसेट जो 1 जनवरी 2012 को खरीदा था, 31 दिसंबर 2015 को इम्पेयर हो रहा है। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2015 तक 4 साल बनते हैं। इन 4 सालों में 4 साल की डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 1,00,000 में से, तो 60,000 इसकी कैरिंग वैल्यू। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए इम्पेयरमेंट फाइंड आउट करने के लिए? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के बारे में मैंने बताया था। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? या तो ये एसेट देखा जाएगा कितने का बिक सकता है माइनस बिकने की कॉस्ट, या वैल्यू इन यूज। ये एसेट बिक कितने का सकता है, ये सबसे आखिर में देखे डिस्पोजल प्रोसीड्स उसके। ये 20,000 का एसेट बिक सकता था, वो भी तब अगर 1,000 रुपए का इसके ऊपर एक्सपेंस किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स 19,000 के हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा वैल्यू इन यूज कितनी। वैल्यू इन यूज क्या होती है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी? देखें, पहले साल में कैश फ्लोज कितने हम कैलकुलेट कर सकते, कितने थे? 15,000। दूसरे साल में कितने थे? 12,000। तीसरे में कितने हैं? 10,000। और तीसरे में 5,000। 5,000 का वो खुद भी बिक जाएगा, तो उसको अलग-अलग से भी इसकी ली जा सकती है प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप तीसरे में 15,000 कर देते तब भी सेम आंसर आता है इसका। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें, ये क्वेश्चन में दी हुई थी कि पहले साल में 15,000 ये कमा सकता है, और 15,000 के लिए उसने डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 पावर 1। तो पहले साल में जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 13,636। दूसरे साल में प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 9,917। तीसरे साल में कितनी होगी? 7,513। और चौथे साल में कितनी होगी? सॉरी, तीसरे साल में जो बिक जाएगा उसकी भी कितनी होगी? 3,757। तो इसका जो टोटल किया प्रेजेंट वैल्यूज का, तो वो कितना बना? 34,823। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इन यूज 34,823 है, जबकि इसकी फेयर वैल्यू डिस्पोजल प्रोसीड्स 19,000 है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी, द हायर वैल्यू इज वैल्यू इन यूज विच इज 34,823। तो हम 60,000 कैरिंग वैल्यू माइनस 34,823, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगी मेरे पास? इम्पेयरमेंट। मैं इसको इम्पेयरमेंट अपना लॉस शो कर दूंगा। राइट जी, इसमें कोई मसला जी? ये हमने कल तक जो किया था, मैंने उसको आपको एक छोटा सा रिफ्रेशर दिया इसका। इसमें कोई मसला जी? हेलो, आगे समझ आ बात आ गई समझ?
ठीक हो यस सर। ठीक ठीक ठीक। अगर जैनब को समय लग गया ना तो फिर इसका मतलब है कि ये समय लग गई है। जैनब को सर ये समय डिस्काउंट रेट एक्सटर्नल फैक्टर में सर क्यों है? ये ये तो हमारे हाथ में नहीं होता कि हमने कितने डिस्काउंट देने से। नहीं, डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट होता है जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होता है। मार्केट आपके हाथ में नहीं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी मार्केट डिसाइड करती है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। डिस्काउंट रेट मींस आपका जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो आप डिसाइड नहीं करते, ठीक हो मार्केट गया, डिसाइड करती है, तो इसीलिए उसे एक्सटर्नल में ठीक रखा। हो गया सर। ठीक वो है बेटा। वहाँ पे सर वो इंटरेस्ट रेट स्लैश डिस्काउंट रेट लगा जाता, मुझे लगा ये अलग अलग है सर। हाँ, इवन इंटरेस्ट रेट जो है वो भी हमारे हाथ में नहीं। इंटरेस्ट वो रेट है जो बिल्कुल सर। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो हमारे हाथ में, सॉरी, जो बैंक डिसाइड करते हैं। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमारे हाथ में नहीं होता, वो भी मार्केट ही डिसाइड करती है। तो दोनों में वैसे डिफरेंस ठीक होता है। हो गया सर। ठीक हो गया ठीक हो जी। गया। अच्छा जी, ये समझ लग गई कि अगर इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी होगी तो इम्पेयरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक कैरिंग वैल्यू चाहिए और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। कैरिंग वैल्यू तो जाहिर है एसेट की ठीक हो कैलकुलेट कर लेंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, या जितने का एसेट बिक सकता है माइनस जितना वो खर्चा करना पड़ेगा, या वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट हाँ होगी, ये वैल्यू इन यूज का प्रोसेस है पूरा। वैल्यू इन यूज एक्चुअली इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ था, तो हम उसको दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे जी। राइट जी, यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। अच्छा, आज मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं आपको कि अगर लेस्यूम ये जो 15,000 है, अभी तो उसने सिर्फ ये बताया कि मैं अगर क्वेश्चन में लेके जाऊं आपको, इफ यू कैन सी, ये देख कि कैश फ्लोज जो है पहले साल में 15,000 है, दूसरे में 12,000 है, तीसरे में 10,000। तो कैश फ्लोज अभी उसने सिर्फ कैश फ्लोज बोला। अगर वो साथ बता देता है कि इन सालों में एक्सपेंस भी हुए, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कैश फ्लोज पहले साल में 15,000 हुए, लेकिन इन 15,000 को कमाने के लिए हमें 3,000 की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करनी पड़ी, तो वो इसमें से माइनस कर दी जाएगी। इसी तरह 2,000 12,000 के दूसरे साल में कैश फ्लोज हुए, लेकिन इन 12,000 को कमाने के लिए आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस लازम 2,000 की हुई, तो हम वो इसमें से माइनस करेंगे। इसी तरह तीसरे साल में भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर दी हो वो भी निकाल लेंगे इसमें। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्शन सर ये ओवर एक्सपेंस, जी बोलिए। सर एक्सपेंस टोटल में से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में जी से, टोटल, जी जी वैल्यू इन यूज में टोटल से, या नहीं, अलग अलग करेंगे? पहले माइनस करेंगे। लेज्यूम पहले किया ना 15,000 और वो कहता है 5,000 का एक्सपेंस भी हुआ, तो 15,000 माइनस 5,000, बाकी क्या बचा 10,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। इसी तरह 12,000 माइनस लेज्यूम वो कहता है 2,000, जो बचेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। इसी तरह 10,000 लेज्यूम वो कहता है इसमें 4,000 एक्सपेंस हुआ है, तो 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू ले। ठीक हो गया, बकार बात क्लियर है। ठीक हो गया सर। अच्छा, जी सर लेकिन बिल्कुल। यहां पर जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि हर एक्सपेंस नहीं इसमें से निकल सकता है। इसमें से एक्सपेंस कौन सा निकालना है उसकी भी पूरी डिटेल्स है। अक्सर ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है पूरा, बल्कि 2-3 दफा ये क्वेश्चन आया कि उसने बहुत सारे एक्सपेंसेस दे दिए और उसने कहा साल में ये एक्सपेंसेस भी हुए, तो हम हर एक्सपेंस नहीं कर सकते। उन एक्सपेंसेस में से कौन कौन से एक्सपेंस निकलने होते हैं उसकी डिटेल भी मैंने एक स्लाइड बनाई है, वो उस पर भी जाता हूं। लेकिन पहले ये सुन लें कि हम सिर्फ वो एक्सपेंस निकाल लेंगे जो इन कैश फ्लोज को अर्न करने के लिए जरूरी थे। मिसाल के तौर पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो वो जाहिर है अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना होती तो ये हम कैश फ्लोज नहीं कर सकते थे। इसी तरह जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, लेज्यूम अगर हमने एक आटा बनाते हैं तो आटा बनाने के लिए पहले ज़ाहिर गंदम खरीदनी पड़ेगी तभी है ना, तो जो प्रोडक्शन एक्सपेंस हो रहे हैं वो भी साल का एक्सपेंस है। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो, और जो इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह है वो इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका जो होते हैं लेकिन उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर वो क्वेश्चन में ये दे देता है कि कैश फ्लोज 15,000 हुए, 12,000 हुए, 10,000 हुए, लेकिन इसके साथ वो कहता है डेप्रिसिएशन भी हुई है। देखिए डेप्रिसिएशन एक तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, उसका कैश से कोई लेना देना है क्योंकि हम कैश फ्लो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ना। तो डेप्रिसिएशन वैसे ये है कि अगर डेप्रिसिएशन लेस ड्यूम ना भी हम ये कैश फ्लोज कमाते तो डेप्रिसिएशन तो फिर भी होनी ही होनी थी, वो इसके लिए जरूरी नहीं थी।
डेप्रिसिएशन तो इसके, ये अगर ना भी हो रहा होता है, ये कैश फ्लोज ना भी होते तो एसेट में तो डेप्रिशिएट होना ही होना था। इसलिए डेप्रिसिएशन जो नॉन डिटेक्टेबल एक्सपेंस, आपने उसको नहीं निकालना इसमें से। इसी तरह इनकम टैक्स है या टैक्स है, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं, वो इसमें से नहीं निकलेगा। इसी तरह आपने कोई लोन्स लिए हुए हैं या कोई लीज करवाया हुआ था एसेट, तो वो ना भी अगर आप ये एसेट इंपेयर होता तो वो लीज के ऊपर आपने एसेट, ये यही एसेट लीज करवाया हुआ, इसका इंटरेस्ट देना था, तो वो अगर ये इंपेयर ना भी होता तब भी वो पे करना ही पड़ना था आपको। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लीज, इंटरेस्ट, टैक्सेस, या आपके डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दूसरे जो हैं, वो इसमें से आपने माइनस नहीं करने। कौन कौन से निकालने हैं आपने? एक तो जो इस एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, या इस कैश फ्लो को कमाने के लिए जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हुए होंगे जो कि उसने बताया होगा वो। हाँ, दूसरा एक और एक्सपेंस भी, कि आपने इसी एसेट को इनहांस कर दिया, उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ा दी। उसका मतलब है अब एसेट आपका इम्पेयर्ड नहीं है, वो भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर आपने एसेट की कैपेसिटी बढ़ा दी, उस कैपेसिटी बढ़ने से आपके कैश फ्लोज बढ़ गए, तो वो कैश फ्लोज भी आपने इसमें ऐड नहीं करने। या उसको बढ़ाने के लिए कोई एक्सपेंस किया, वो भी इसमें से माइनस नहीं होगा। तो कैपेसिटी बढ़ाने का एक्सपेंस भी माइनस नहीं होगा, और जो कैपेसिटी की वजह से कैश फ्लोज बढ़ेंगे वो भी नहीं इसमें शामिल किए जाएंगे। अभी इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपेंस माइनस होगा, कौन सा एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। मैं इसके लिए एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने रखता हूं। जैसे ये है, लेकिन ये वो एक्सपेंसेस हैं जो माइनस नहीं होने चाहिए इसमें से कैश फ्लोज कर। एनी एक्सपेंस या कैश फ्लोज जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ जाए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि शेयर्स या लोन्स वगैरह से। अगर आप शेयर बेचकर पैसे कमा रहे हैं या लोन लेके पैसे आ रहे हैं, तो उसका मतलब है उसका इस एसेट से कोई लेना देना नहीं है। या इसी तरह इनके ऊपर अगर डिविडेंड्स पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसका भी उस एसेट में से आपने माइनस नहीं करना। इनकम टैक्स भी माइनस नहीं होंगे, डिप्रिसिएशन भी माइनस नहीं होंगी, इंटरेस्ट भी माइनस नहीं होंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी उस एसेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई आपने लगाया, वो भी इसमें से माइनस नहीं होंगे। इसकी वजह से जो आप अपग्रेडिंग की वजह से रेवेन्यू कमा रहे हैं, ये भी उसमें ऐड नहीं होंगे। कोई रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से कैश बढ़ रहे हैं या कैश एक्सपेंस हो रहा है, वो भी इसमें से माइनस या प्लस नहीं किए जाएंगे। आई होप जी ये बात आपको क्लियर है कि कौन सी कॉस्ट इसमें से माइनस करनी है, कौन सी कॉस्ट माइनस नहीं करनी। तो इसका भी इंशाल्लाह आगे जाके क्वेश्चन करते हैं कोई, उसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। राइट जी। इसी तरह जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, डिस्पोजल प्रोसीड्स में भी हमने सिर्फ वो डिस्पोजल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। डिस्पोजल एक्सपेंस माइनस करते हुए भी हमने, सॉरी, जो डिस्पोजल प्रोसीड्स थे वो भी कैलकुलेट करते हुए हमने क्या किया था, फेयर वैल्यू यानी जितने का वो बिक सकता है माइनस उसके एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप माइनस कर सकते हैं उसमें से, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से? वो देखें जी, कोई लीगल कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे उसमें से, स्टैंप ड्यूटी वगैरह है वो भी माइनस कर देंगे उसको, जो एसेट को रिमूव करने की कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह, वो भी उसमें से माइनस कर दी जाएगी। या और कोई डायरेक्ट इंक्रीमेंटल एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है जो एसेट को इस कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था कि वो बिक जाए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, तो ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें से माइनस कर दी जाएगी। राइट जी। जो माइनस नहीं करने वो कौन से हैं? रिडंडेंसी कॉस्ट, यानी एसेट को उसकी हालत में उसके बाद, बिकने के बाद आपके जो उसके ऊपर खर्चे आ रहे हैं, या बिजनेस को चलाने के जो खर्चे हैं, वो इसमें से एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं किए जाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट भी माइनस नहीं होंगे। और एसेट को कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट या एसेट, एसेट को चला बिकने के बाद अगर उसके ऊपर कोई खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी इसमें से माइनस नहीं होंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी अगर दी हो, वो भी माइनस नहीं होगी। यानी वो बात का क्वेश्चन में दे देता है, आज अगर आप एसेट को बेचने जाते हैं तो ये एसेट 1 लाख वाला एसेट जो है ये बिक जाएगा 40,000 का। वो भी तब अगर इसमें से इतना लीगल कॉस्ट हो, तो वो माइनस करेंगे। इतनी स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, माइनस करेंगे। उसको रिमूव करने की डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह माइनस करेंगे उसमें से। कोई भी एसेट की और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो उसको बेचने के लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इतनी देनी पड़ेगी, वो भी माइनस करेंगे। साथ कहता है रिडंडेंसी कॉस्ट भी इतनी लगेगी, वो माइनस नहीं करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग भी माइनस नहीं करेंगे।
उसको जो बेचने के लिए उसको बेचने के बाद अगर उसके ऊपर कोई खर्चे हो रहे हैं तो वो भी उसमें से माइनस नहीं करेंगे। वो कहता है आज इस एसेट को नया खरीदने जाएं तो इसी हालत में एसेट जो है वो इतने का मिलेगा, वो भी माइनस नहीं करेंगे या उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर किया जाएगा। राइट जी, तो ये दोनों वैल्यू यूज के लिए कैलकुलेट करते हुए भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना जी, वो जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी, ये वाली चीजें कि कौन कौन से एक्सपेंस माइनस करने हैं, कौन से एक्सपेंस माइनस नहीं करने। ठीक है जी, जो एक्सपेंस माइनस करने हैं वो कौन से वाले हैं, वो ये इस स्लाइड में देखें। ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस होंगी और रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह माइनस होंगी। जो माइनस नहीं करने वो कौन से हैं, वो आपको मैंने डिस्कस किए थे, ये वाले, वो माइनस ये वाले नहीं करने हैं आप। राइट, ये वैसे अभी हम इसका एक क्वेश्चन भी थोड़ी देर तक करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं जी। बाकी ठीक हो गया जी। ये बात क्लियर है ना जी। इसमें आज की ये जो पहली स्लाइड है इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जब आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इन यूज के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज। तो जो आउटफ्लोज हैं हर चीज आपने उसमें से माइनस नहीं करनी। जो चीजें माइनस करनी है वो आमतौर पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस और दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट है। उसके अलावा जितने और हैं वो आपने इसमें से माइनस नहीं करने। राइट, और इसी तरह डिस्पोजल प्रोसीड भी कैलकुलेट करते हुए आपने हर चीज माइनस नहीं करनी, उसमें से बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस है जो माइनस आपने नहीं करना। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, इसका अब ना क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं इसको जरा साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करके मैं दोबारा आता हूँ, आप भी जरा इसको दोबारा साइन इन कर लीजिएगा ताकि हम उसको दोबारा से जूम को यूज करके फुल टाइम जरा यूज कर लें क्वेश्चन को एक सॉल्व करने के लिए जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएं दोबारा। राइट जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। ओके ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, आप लोगों को? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है जी। मैं फिर जरा साइन ऑफ करने लगा हूँ आप, और फिर क्वेश्चन करते हैं आप।